नमस्ते। आज के इस चर्चा में हम भारत की एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल छलांग की बात करने वाले हैं जो सचमुच हमारे फ्यूचर को पूरी तरह से रीशेप करने वाली है। हम बात कर रहे हैं क्वांटम कंप्यूटिंग की। ये एक ऐसा फील्ड है जिसे दुनिया भर में अगली सबसे बड़ी तकनीकी क्रांति माना जा रहा है। और पता है, इस ग्लोबल रेस में भारत बहुत ही तेज और एक बिल्कुल अलग तरीके से आगे बढ़ रहा है, जहां एक तरफ फास्ट पेस स्टार्टअप्स हैं तो दूसरी तरफ राज्यों की अपनी अग्रेसिव रणनीतियां। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डीप डाइव को शुरू करते हैं। भाग 1, 25 क्यूबिट माइलस्टोन और QPI-II इंडस का लॉन्च। ठीक है, सीधा पॉइंट पर आते हैं। हाल ही में वर्ल्ड क्वांटम डे पर एक ऐसा जबरदस्त ब्रेक थ्रू हुआ है जिसने सबका ध्यान खींचा है। ये जो नंबर 25 है, ये कोई आम नंबर नहीं है। दरअसल ये 25 सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स को रिप्रेजेंट करता है। बेंगलुरु के एक स्टार्टअप ने इंडिया का पहला फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया है, जिसका नाम है QPI-II इंडस। मतलब 25 क्यूबिट्स की ये कैपेसिटी ये साबित करती है कि एडवांस क्वांटम प्रोसेसर और उसे कंट्रोल करने वाली टेक्नोलॉजी को अब सक्सेसफुली एक साथ लाया जा चुका है। ये सच में एक बहुत बड़ी बात है। और कमाल की बात यह है कि ये स्टार्टअप सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहा है, इसके पीछे एकदम सॉलिड रिजल्ट्स और बैकिंग है। 2019 में शुरू हुई इस कंपनी ने ऑलरेडी 11 पेटेंट्स फाइल कर दिए हैं। इनका सालाना रेवेन्यू भी लगभग 10 लाख रुपए के आसपास है और इन्हें सिडबी यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से तगड़ी फंडिंग भी मिली हुई है। सबसे इंप्रेसिव बात क्या है? ये एक फुल स्टैक क्वांटम सिस्टम है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर तक पूरी की पूरी चीज एक साथ एक सिस्टम की तरह काम करने के लिए डिजाइन की गई है। अब सवाल ये उठता है कि इन भारी भरकम टेक्निकल वर्ड्स और क्यूबिट्स का रियल वर्ल्ड में क्या फायदा? देखिए, क्वांटम कंप्यूटिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ लैब्स तक सीमित रहे। इसकी पावर से नई और लाइफ सेविंग दवाओं की खोज एकदम स्पीड अप हो सकती है। क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए सटीक मॉडल्स बनाना हो, ग्लोबल लॉजिस्टिक्स को सुलझाना हो या फिर लाइफ साइंसेज में कोई बड़ा बदलाव लाना हो, ये सब पॉसिबल है। वो प्रॉब्लम्स जो आज के टॉप सुपर कंप्यूटर्स के भी पसीने छुड़ा दें, उन्हें सॉल्व करने के लिए इस तकनीक को बनाया जा रहा है। भाग 2, द नेशनल क्वांटम मिशन और इकोसिस्टम बिल्डिंग। सच कहें तो ये बेंगलुरु वाला स्टार्टअप कोई इकलौता केस नहीं है। असल में ये भारत के नेशनल क्वांटम मिशन यानी NQM के तहत चुने गए 8 स्टार्टअप्स में से बस एक है। NQM वो सेंट्रल फ्रेमवर्क है जो इस पूरे मूवमेंट को एक विजन दे रहा है। इसका मेन गोल है इंडिया को क्वांटम टेक के डेवलपमेंट, अडॉप्शन और बेहतरीन टैलेंट बनाने में एक ग्लोबल प्लेयर के रूप में खड़ा करना। लेकिन यहाँ एक कैच है। ये मिशन एक शुरुआती स्पार्क तो दे देता है, पर एक सच्चा ग्लोबल हब बनाने के लिए सिर्फ एक सेंट्रल प्लान काफी नहीं होता। उसके लिए चाहिए एक बहुत बड़ा डिसेंट्रलाइज्ड एफर्ट। भाग 3, भारत की इंटर स्टेट टेक रेस, क्वांटम हब बनने की होड़। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। आजकल ये नेशनल मिशन एक एकदम कट थ्रोट कंपटीशन में बदल चुका है। अलग अलग राज्य क्वांटम हब बनने के लिए फुल ऑन रेस में हैं। ये किसी बड़े स्पोर्ट्स टूर्नामेंट जैसा लग रहा है। आंध्र प्रदेश का टारगेट देखिए, 2026 से 29 के बीच 1000 लॉजिकल क्यूबिट्स, और उन्होंने IBM और TCS के साथ मिलकर अमरावती क्वांटम वैली सेटअप करना शुरू कर दिया है। उधर कर्नाटक भी 1000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ बेंगलुरु को क्यू सिटी बनाने और 100 स्टार्टअप्स खड़े करने के मिशन पर है। और तेलंगाना, वो भी 1000 करोड़ के फंड और क्वांटम बेसल हब के साथ हैदराबाद को इंडिया की पहली क्वांटम सिटी बनाने में लगा है। मतलब करोड़ों रुपए के टारगेट्स और ये अग्रेसिव महत्वाकांक्षा, ये रेस वाकई नेक्स्ट लेवल है। भाग 4, क्रॉसिंग द वैली ऑफ डेथ, R&D से कमर्शियल वायबिलिटी तक का सफर। राज्यों के लेवल पे इतने भारी मोमेंटम के बावजूद पूरे ग्लोबल क्वांटम लैंडस्केप के सामने एक बहुत बड़ी रुकावट खड़ी है। इसे कहते हैं क्वांटम वैली ऑफ डेथ। नाम थोड़ा ड्रामेटिक लग रहा है ना, लेकिन ये एकदम सटीक है। अर्ली स्टेज रिसर्च और उसे असल मार्केट तक पहुंचाने के बीच एक बहुत गहरी खाई होती है। एक्सपोर्ट कंट्रोल्स, सप्लाई चेन की दिक्कतें और सही टैलेंट की कमी, ये सब मिलकर इस घाटी को पार करना लगभग नामुमकिन बना देते हैं। कई शानदार तकनीकें लिटरली इसी खाई में आकर दम तोड़ देती हैं। तो फिर इस वैली ऑफ डेथ को पार कैसे किया जाए? इसका एक बहुत ही शानदार ब्लूप्रिंट यहां उभर कर आ रहा है। अगर अलग अलग राज्य अपनी अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स को जोड़ लें तो एक गजब की सिनर्जी बन सकती है। जैसे स्टेप 1, इनोवेशन के लिए कर्नाटक के IISc रिसर्च पार्क का फायदा उठाना। स्टेप 2, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग के लिए झारखंड और ओडिशा के क्रिटिकल मिनरल्स का इस्तेमाल। और फाइनली स्टेप 3, इस टेक्नोलॉजी को उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर के थ्रू टेस्ट करना। जब हर स्टेट अपना ये खास योगदान देता है तो एक ऐसा मजबूत पुल बनता है जो इस खतरनाक वैली ऑफ डेथ को आराम से पार कर सकता है। भाग 5, द स्ट्रेटेजिक ग्लोबल एज,
दिग्गजों से मुकाबला। अब जरा एक मैक्रो व्यू लेते हैं। अगर हम दुनिया के दिग्गजों से इंडिया की तुलना करें तो सिचुएशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ ग्लोबल लीडर्स हैं जैसे अमेरिका और चीन। इनकी पूरी स्ट्रैटेजी भारी भरकम सेंट्रल फंडिंग और बड़े प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर टिकी है। और दूसरी तरफ है भारत की रणनीति। हमारा सेंट्रल इन्वेस्टमेंट इनके मुकाबले काफ़ी मॉडेस्ट है। लेकिन इंडिया की जो ये राज्यों के बीच की भयंकर कंपटीशन है ना, ये एक अलग ही इंजन का काम कर रही है। ये होड़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट कैपिटल को तेजी से अपनी तरफ खींच रही है। ये एक ऐसा अनूठा मॉडल है जो कम सेंट्रल फंडिंग के बावजूद बहुत शानदार तरीके से काम कर रहा है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर आता है, क्या ये हाइपर कॉम्पिटिटिव डिसेंट्रलाइज्ड स्टेट मॉडल वो अल्टीमेट मास्टर की साबित होगा जो आने वाले क्वांटम फ्यूचर में इंडिया को ग्लोबल लीडर से भी आगे ले जाएगा? क्या ये लोकल लेवल की होड़ इंडिया को एक सुप्रीम क्वांटम पावर बना पाएगी? ये सोचना वाकई बहुत दिलचस्प होगा। इस एक्सप्लेनेयर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही सीखते रहिए।